देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a meter stick is balanced on a knife edge as its center। ठीक है ना, एक मीटर स्टिक को नाइफ एज से मतलब कि मतलब सर 1 मीटर की स्केल को 1 मीटर की स्केल को बैलेंस किया गया है नाइफ की एज पे एट इट्स सेंटर। तो ये मीटर स्टिक है बेटा, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। ठीक है भाई। when 2 coins each of mass 5 gram are put one on the top of the other at 12 centimeter mark। जब कह रहा है कि when 2 coins of each 5 gram 5 ग्राम के 2 कॉइन को यहां पर रख दिया जाता, मतलब टोटल कितना 10 ग्राम, तो 10 हो गया मास। तो नीचे अगर ग्राम की बात कर रहे हो तो ग्राम में जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल्स टू 10g। ओके, 10g नीचे इसमें फोर्स लग गया। ओके, अच्छी बात है। अनबैलेंस होगा फिर अभी करते हैं ना, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। 12 सेंटीमीटर मार्क द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45.0 सेंटीमीटर। उस समय स्टिक जो होती है यहाँ से बैलेंस होती है 45 से। भाई पहले देखो कितने की थी, 1 मीटर स्टिक थी। पहले कुछ नहीं था तो ये कहाँ पे बैलेंस हो रही थी? पहले 50 पे, 50 पे, क्योंकि 100 था, 100 का आधा कितना था? 50। मतलब x1 इक्वल टू कितना था? 50। ये पोजीशन 0 मान लो, है ना, ये पोजीशन क्या मान लो? 0। ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 स्टार्टिंग a से। ओके, तो यहाँ तक की कितनी है? 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? मतलब ए बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ए जी या बी जी इक्वल टू कितना? 50। और ए सी जो नया सेंटर ऑफ मास आया, सॉरी जो मास रखने पर यहाँ पे 2 सिक्के आपने रखे है ना, 5-5 ग्राम के, तो 10 ग्राम के सिक्के हो गए। तो ऐसा करने पर यहाँ पे ए से लेके सी तक की दूरी कितनी? 12 है। और उस समय आपका जो सेंटर ऑफ मास खिसक करके यहाँ आ गया है, ये देखिए, समझ में आ गया ना। इधर वेट बढ़ा तो सेंटर ऑफ मास आपका जो खिसक करके यहाँ पे आ गया 45 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आया? 50 से 45 पे आ गया। हाँ ठीक है। आपको क्या कह रहा है? द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस। व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक? बताइए मीटर स्टिक का मास क्या है? ठीक है ना, मीटर स्टिक का मास क्या है? देखो भाई, फाइनली पॉइंट जो इक्विलिब्रियम का है वो क्या है? O है। फाइनली पॉइंट इक्विलिब्रियम का क्या है? O है। तो यहां पर अब यदि इसके अबाउट इक्विलिब्रियम का पॉइंट अगर O है, अगर स्टिक तन गई है, यहाँ पे स्टिक रुकी हुई है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की थ्योरम लगेगी। समझ गए ना? रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहता है क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। समझ गए ना? क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या लेफ्ट साइड का मोमेंट जो होगा वो राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ा था सर। हाँ वही उसी के इक्वल होगा। समझ गए? मतलब सम ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू 0। टोटल मोमेंट का सम कितना होता है? 0। तो क्लॉकवाइज इधर का मोमेंट इक्वल टू इधर का मोमेंट के इक्वल होता है। देखो बेटा, अब यहां पर ये पार्टिकल है, ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 10g। बोलो यस। तो 10g मल्टीप्लाइड बाई सेंटर से दूरी कितनी है? OC। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था? F क्रॉस R। तो ये बन गया F, और ये डिस्टेंस क्या बन गई? R, क्योंकि इसी के अबाउट तो घूमेगा ये। बोलो हाँ, F इंटू R। तो 10g मल्टीप्लाइड बाई OC इक्वल्स टू, अब ये देखो, ये इधर इसका वेट है पूरा का पूरा, स्टिक का वेट तो यहीं पर था। समझ गए ना? तो स्टिक के वेट के कारण इसके अबाउट, O के अबाउट, ये इसको किस तरफ घुमाएगा? इस तरफ। इस स्टिक का पॉइंट O है, सेंटर ऑफ मास, नया सेंटर ऑफ मास। उसके अबाउट जो पूरी स्टिक का जो मास लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है? यहाँ लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो यार उसका वो वाला रोटेशन कैसा दे रहा था? O के अबाउट, नीचे की तरफ, मतलब ऐसा रोटेशन। और ये वाला ऐसा रोटेशन नहीं देगा इस तरफ, बताओ देगा ना? तो इसका मोमेंट इसके इक्वल होगा। तो इस पर कितना मास लग रहा है? मान लो स्टिक का मास कितना है? m इंटू जी, हाँ है ना, इंटू डिस्टेंस कितनी लगी बेटा इसकी? O से लेके C तक की, OG, बिल्कुल सही, O से लेके G। क्लियर हुआ? G से G क्या हो गए?
कैंसिल, यहाँ पे 10 है, 10 ग्राम में है, इंटू OC, OC देख बेटा यहाँ पे 12 है, 45 है, 45 में से 12 चले गए तो कितना हुआ 33, इक्वल टू M बेटा निकालना है अपन को, और OG कितना होगा, टोटल 45 था हाँ और ये 50 था तो ये 5 होगा, 5 सॉल्व कर लो बेटा, तो यहाँ से मास आ गया M इक्वल टू 66 ग्राम, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले को इक्वल, बस इक्वल करना है, ठीक है ना। चलो एक बार देख करके करो इसको सॉल्व। चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स आर 1.27 एंगस्ट्रॉम। बेटा देखो HCl में एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होती है, क्लोरीन, ठीक है ना। तो बेटा इनको बोलते हैं डाइपोल, क्या बोलते हैं, डाइपोल, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, हाँ, डाइपोल, डाइपोल। ठीक है ना। मोनोपोल और डाइपोल। हाँ तो इन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ये एक पोलर सबस्टांस होता है ना, पोलर कोवेलेंट सबस्टांस होता है मॉलिक्यूल। द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। बेटा इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 1.27 एंगस्ट्रॉम। चलो भाई दोनों के न्यूक्लियस का फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट क्लोरीन एटम अबाउट 35.5 टाइम्स एज मासिव एज द हाइड्रोजन एटम। चलो भैया इसका मास मान लिया मैंने, हाइड्रोजन का मास मैंने मान लिया m, क्या मान लिया, तो कह रहा है क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 m है, मतलब 35.5 m बेटा जी, 35.5 m दिया गया, इसका इतने गुना है ना एटम। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये जो पूरा का पूरा मास है सेंटर पर लाई करता है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कितना होगा। कल मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको याद करिए, मैंने बोला था सबसे पहले x इक्वल टू 0 ले लिया करो एक पोजीशन को, बोलो यस और नो। अगर ये x इक्वल टू 0 है ना, ये x इक्वल टू 0 है, इसको x1 ले लो, तो x2 किस पोजीशन पे होगा बेटा, x2 इक्वल टू जितनी दूर ये 1.27, बोलो हाँ 1.27 एंगस्ट्रॉम, यस और नो। चलिए m1 मास पता है, m1 को अपन ने m मान रखा, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को मान रखा अपन ने कितना 35.5 m, समझ गए ना। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो आंसर x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, बेटा x1 तो 0 बैठा है तो पहला वाला तो 0 हो ही जाएगा, कोई मतलब ही ना है। दूसरा m2 x2, m2 कितना है 35.5 m इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम है बेटा, एंगस्ट्रॉम यूनिट का ख्याल रखना। नीचे m1 प्लस m2 35.5 m और m कितना हो गया 36.5 m, हुआ कि नहीं हुआ, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, m से m कैंसिल, 35.5 डिवाइड बाई 36.5, 35.5 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम। बेटा जो सॉल्व कर लो वही आएगा आपका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, नहीं हुआ क्लियर, हो गया। देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भैया x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस 35.5 इंटू 1.27 अपॉन दिस आ जाएगा ना, तो आंसर आ गया 1.235 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया। हेंस center of mass is located on the line joining HCl atom at a distance of 1.254 angstrom from the H end, from the hydrogen end. हाइड्रोजन एंड से 1.235 एंगस्ट्रॉम पे स्थित है। क्लियर हो गया, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, अब इसमें निकालनी तुमको पावर, क्या निकालनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ बेटा, अपन ने लीनियर मोशन पढ़ा था, तो P इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, F डॉट V, याद है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी था कि नहीं था, था ना। फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, हाँ, तो फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। बस हो गया, इतना ही करना है। चलिए, टू मेंटेन अ रोटर, ये तो एकदम से बड़ा ही हो रहा है फिर छोटा ही हो रहा है, अच्छा साइज कम ले रखी है। चलिए, to maintain the rotor at a uniform angular speed of
200 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे दी बेटा कितना 200 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा अपने शुद्ध रूप में है, खुशी हुई। 200 रेडियन पर सेकेंड। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। एक इंजन जो है देना चाहता है किसी को टॉर्क 180 न्यूटन मीटर का, टॉर्क इक्वल्स टू 180 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन, बताइए कितनी पावर इंजन के द्वारा रिक्वायर्ड होगी, समझ गए? कितनी पावर इंजन के द्वारा रिक्वायर्ड होगी। नोट, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन implies zero torque, absence of friction implies zero torque. In practice applied torque is needed to counter frictional force. Assume that the engine is 100% efficient. तो ठीक है, ये सब बात कोई काम की नहीं है अपने। इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड जीरो टॉर्क, क्योंकि जो टॉर्क क्रिएट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, नॉट ऑफ एनी यूज। इसको छोड़ दीजिए, इसमें कंफ्यूज और हो जाओगे। तो ओमेगा इक्वल टू इतना दिया हुआ है, टॉर्क कितना दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि पी इक्वल टू निकालो, तो टॉर्क इनटू ओमेगा, आंसर 36,000 वाट, दैट इज इक्वल टू 36 किलो वाट। समझ में आ गया जी? 100% का कोई मतलब नहीं है सर। ये एक्चुअली 100% इसलिए कह रहा है कि जैसे कि मान के चलो आपने टॉर्क लगाया, समझ गए ना, इंटू ओमेगा दिया, तो क्या ऐसा कभी कोई भी दुनिया की मशीन नहीं बनी है कि आप जितना दो उतना उससे आउटपुट में ले लो? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मतलब आपने दिया भी 36 किलोवाट और आपको मिल भी गया 36 किलोवाट, ये तो दिया है आपने, आपको आउटपुट पावर थोड़ा ना मिलेगी इतनी। समझ में आया ना? तो ये कह रहा है कि इस केस में मान करके चलो कि मशीन जो है 100% एफिशिएंट है, क्योंकि साइंस का बच्चा सवाल उठा सकता है कि भाई साहब ये कौन सी मशीन है जो आपको इनपुट पावर आपको बिल्कुल उतने की इक्वल दे रही है। तो इसमें उनको लिखना पड़ेगा टीप लगा करके, भाई साहब मान लीजिए कि इंजन जो है आपका 100% एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब इनपुट जितना काम कर रहे हो उतना आउटपुट मिल जाएगा, समझ गए ना? जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे मान लो कि आपने कुछ भी काम किया, आपने 10 जूल काम किया मैकेनिकल वर्क, और कोई मशीन इस काम को लेकर के आपको वापस दे रही है, तो आपने इस मशीन को 10 जूल दिए, तो क्या ये आपको 10 जूल देगी? किसी हालत में नहीं देगी ना, कुछ खुद भी तो खाएगी, समझ गए ना? तो 10 में से आपको 8 जूल लौटा देगी मगर 10 नहीं देगी, समझ गए ना? यस। तो इसको बोलते हैं ये तो आउट एफिशिएंसी, मैंने एक क्वेश्चन में कराया था ना, एक क्वेश्चन एफिशिएंसी का, तो दैट इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट मल्टीप्लाइड बाई, अगर परसेंटेज में लिखना है तो 100 का मल्टीप्लाई। तो ये तो सिर्फ आउट इनपुट है ना सर पर, पी आउट, वही तो कह रहा है कि इसमें क्या मतलब इनपुट आउटपुट दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। इनपुट आउटपुट, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द, व्हाट इज द 36 into 100, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, नहीं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी नहीं है, इनको केवल पावर निकलवानी थी। ये बताइए कितने की पावर डिलीवर करेगी मशीन, तो आंसर 36 किलोवाट की। ये आइडियली है, क्या है ये? आइडियली, बस इतना कह दिया गया है कि आइडियली है, समझ गए ना? ना भी लिखा होता तो अपन तो यही निकाल के आते, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपन अकाउंट में ले ही नहीं रहे हैं, समझ में है ना? फ्रिक्शन फोर्स अपन अकाउंट में ले ही नहीं रहे हैं। क्लियर हो गया? डन? चलिए एक बार सर आप इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूलेस लिखवा दो। लिखवा दूं? हाँ, चलिए फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर। मतलब जितने भी हैं वैसे लिखाए तो थे बेटा पिछली क्लास में, याद वो करो। आपने सिर्फ हाँ लिखवाए तो थे, एक बार और फिर से लिखवा दीजिए, आज मैं याद कर लूँगा। लिखाए थे ना, फिर हाँ। चलो फिर से लिखा देते हैं। सेकंड उसमें सर सेकंड वाले में लिखवाए थे ना आपने? हाँ लेक्चर में नहीं, थर्ड में, कल वाले में, तो कल तो ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं, ऑन कर देना स्विच। चलिए देखिए, आपको सारे फॉर्मूले यहाँ कर लो भैया। एक तरफ है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन देखिए, तो एक आपके पास है बेटा लीनियर मोशन और एक आपके पास है रोटेशनल मोशन, ठीक है ना? मैंने दो हेडिंग्स में रोटरी मोशन, बोलो क्लियर? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे जो इनर्शिया होता है, यहाँ पे इनर्शिया को कौन मेजर करके देता है? मास। कौन मेजर करके देता है? यहाँ पे इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना? यहाँ पे इनर्शिया की जगह कौन अप्लाई होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया? एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है आई
और एक वन बॉडी सिस्टम के लिए I इक्वल टू mr स्क्वायर। समझ में आया पहला? सेकेंड, यहाँ पे होती है बेटा लीनियर वेलोसिटी। क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि एक ब्लॉक होता है और उसको भी वेलोसिटी से मिलती है फोर्स F लगाने पर। यहाँ होती है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी जो होती है वो घूमती है। समझ गए? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे होता है लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड ए। यहाँ पे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा। नो, अल्फा, अल्फा। है ना। अब रिलेशन क्या होता है ए और अल्फा में? ए इज इक्वल्स टू आर क्रॉस अल्फा। ये ध्यान लो, यही बता दिया मैंने। ये कैसे होता है सर? ये V इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। V इक्वल्स टू आर क्रॉस आर अल्फा क्रॉस ओमेगा। आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा। समझ गए ना? अब कैसे होता है इसका भी प्रूफ है, ठीक है ना, कि कैसे होता है इसका प्रूफ होता है। ठीक है, चलो देख लो, अगर कहोगे प्रूफ अभी लास्ट में बता दूंगा, है। चलो फोर्थ ये हो गया। अब इसके बाद बेटा लीनियर मोमेंटम इसमें होता है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना। और यहाँ पे होता है भाई एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बेटा P की जगह क्या आता है यहाँ पे? L। L इक्वल टू M की जगह I और इसकी जगह क्या? ओमेगा। ठीक है ना। देन फिफ्थ, यहाँ पे होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। और यहाँ पे फोर्स की जगह क्या एक्ट करता है? टॉर्क, है ना। टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt। समझ में आया? dl बाई dt। ठीक है ना। अगर P की जगह आप m भी रख दो तो m बाहर हो जाएगा और dv बाई dt क्या बनेगा? अल्फा। तो यहाँ पे फोर्स का एक फॉर्मूला बनेगा F, यहाँ पे बोलेगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m इसमें a बनेगा, dp बाई dt। देखो d बाई dt और P की जगह कितना? m भी, m बाहर आ गया और dv बाई dt बन गया ना। dv बाई dt को क्या बोलते हैं? a। और यहाँ पर क्या बनेगा? टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। बोलो कैसे बनेगा? d बाई dt, L की जगह I ओमेगा। तो I तो कांस्टेंट होता है, ओमेगा बदलता है टाइम के साथ, तो T इक्वल टू क्या हो गया? I अल्फा। आया समझ में? ठीक है ना। ये लीनियर मोमेंटम हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। सिक्स्थ, यहाँ पर स्लाइडिंग की वजह से लीनियर काइनेटिक एनर्जी आती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है बेटा हाफ mv का स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा का स्क्वायर। समझ गए? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। डन? एनी प्रॉब्लम? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला बच गया? हाँ, यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है ना। यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, वो कहता है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। डन? ठीक है ना। और क्या बच गया भाई? हाँ, पावर इज इक्वल टू होती है यहाँ फोर्स डॉट वेलोसिटी। और यहाँ पर जो पावर हुआ करती है दैट इज पावर इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या आएगा बेटा? टॉर्क आएगा ना। और v की जगह क्या आएगा? ओमेगा। टॉर्क डॉट ओमेगा। डन? और कुछ बचा क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन बच गए, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। यहाँ पे v की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। यहाँ पे बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे कितना बेटा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। ठीक है ना। यहाँ पर चलता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या चलता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। 9th पॉइंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट s। यहाँ पे चलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? थीटा। यहाँ पे चलती है लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt। यहाँ पे चलती है एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। समझ में आया? यहाँ चलता है लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पे चलता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना, डी ओमेगा बाई डी टी। आया समझ में? ऑल क्लियर भाई? सारे हो गए, ठीक है ना? ये इस तरीके से क्लियर हो गया। ओके चलो फोटो ले लेगा। देखिए, अब आप जो डेरिवेशन पूछ रहे थे कि सर जो एक्स ये जो होता है अपने पास v इक्वल्स टू ये आर ओमेगा कैसे होता है। ओके, v इक्वल्स टू आर ओमेगा क्यों हुआ करता है, उसको करके बताता हूँ मैं। देखो क्यों होता है भाई। आप जानते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। बोलो यस और नो? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं देखूँ तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, थीटा इंटू आर। बोलो यस और नो? डिफरेंशिएट कर दो बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में। रेडियस तो कभी बदलती नहीं बेटा किसी एंगुलर पाथ की, थीटा बदलता है। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डी एस बाई डी टी इक्वल टू आर बाहर आ जाएगा एंड डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी क्या होती है बेटा, लीनियर वेलोसिटी वी। यस और नो? आर है और डी थीटा बाई डी टी क्या बोलते हैं, ओमेगा। सो बेटा पहला फॉर्मूला बन गया वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। डन, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब इसी के जैसे बिल्कुल अगर आप इसको निकाल लो बेटा, हमारे पास जो होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, इसी को वी इक्वल्स टू आर ओमेगा को। ओके, हमारे पास क्या है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है, डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर बाहर आ जाएगा और डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या बन गया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर, और ये क्या बन गया, अल्फा। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। डन, ठीक है। ले लो इसका भी फोटो। तो ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत छोटे छोटे। हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जल्दी से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हेन अ रोटेटिंग स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग इज स्टॉप, द स्ट्रिंग winds up in hand. This is in this process the quantity remains conserved is एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। करेक्ट आंसर सी। चेक करिए, डज इट करेक्ट? यस, सी बिल्कुल सही, एंगुलर मोमेंटम। 1 मार्क्स। अब इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। ये है कि जैसे कि मान लो आपके पास कोई रोटेशन बॉडी घूम रही है। हाँ। मान लो कि जैसे कोई उंगली में आपने कोई पत्थर बांधा हुआ है, बांधा हुआ है, छोटा सा मोती बांधा हुआ है, और आप उसको घुमा रहे हो, बट जैसे ही आप सडनली उसको रोटेट करना स्टॉप करते हो तो वो आप ही की उंगली के ऊपर राउंड हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये किस वजह से होता है? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, पी क्रॉस आर। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट क्या कहलाता है भाई? डेफिनेशन ही बताई थी। द मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल इक्वल टू पी इंटू आर। याद आया? देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट? एल इक्वल टू आई ओमेगा करेक्ट है, एम आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम इज इक्वल टू आई एम के स्क्वायर इक्वल टू, रुक जाओ पहले पूरे देख लो फिर उसके बाद, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी करेक्ट है, ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा। भाई ये वाला सी वाला इनकरेक्ट है ना, क्योंकि वो तो फिर वो हो जाएगा, हाई ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी वो लॉ पढ़ाया था सर? हाँ, वो तो लॉ ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ, वो उसके हिसाब से सही है। चलो देखो थर्ड का सी चेक करो, थर्ड का सी राइट। 1 मार्क्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, मास, मोमेंट ऑफ कपल, इम्पल्स। मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल पे कहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा? मास पे करेगा। चेक करिए फोर्थ का भी, डज इट करेक्ट? सही है। ओके, मास पे डिपेंड करेगा। ओके, तो मोर अच्छा, ज़्यादा अच्छा बोलेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। एक तो मास पे, दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन मास डिस्ट्रीब्यूशन से ही तय होती है। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेरी सिंपल, डी ओमेगा बाई डी टी बोला गया, कितना होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यस सर। किसके इक्वल होगा? हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। चेक करिए सी फिफ्थ का, सही है ना?
ये गलत कर दिया था आपने, ठीक है ना। छठवें का सिक्स्थ पहला का ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल पहला ही सही है, चेक कर लो भाई, सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रोटेशन, तो एक ही सही है ऑप्शन। चलिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, आई, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये डिटेल में है, बट बताओ सेवेंथ का करेक्ट आंसर, पहले चारों ऑप्शन पढ़ो। एंगुलर वेलोसिटी, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, द पोजीशन ऑफ रोटेटरी, हां डी होगा सर। वेरी गुड, कल बिल्कुल आपने पढ़ाया था। सही, एग्जैक्टली डिटेल में है। सेवेंथ का चेक करिए, डी ऑप्शन, हां सर सही है। राइट। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेहद फर्जी क्वेश्चन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। ए बॉडी इज मूविंग, एट्थ का बी बिल्कुल सही। अ बॉडी इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, एक बॉडी जो है सेंट्रल फोर्स के अधीन काम कर रही है, इसमें इसका क्या नहीं बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एक बॉडी मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, हाँ नहीं, एंगुलर मोमेंटम। देखिए मैंने बताया था आपको, सेंट्रल फोर्स मतलब कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है। हाँ। अब सेंट्रल की तरफ लगने वाला फोर्स जो होता है, ये क्या कोई टॉर्क प्रोवाइड करेगा, नो। नो सर। और टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, यस और नो। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। हाँ, नेक्स्ट यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सी आंसर, डन। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए जी, फिल इन द ब्लैंक्स, आइए कर लेते हैं फिलअप्स। फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलिए। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई ओमेगा, आई ओमेगा। बस हो गया। तो लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर वेलोसिटी। द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज चेंज, देन क्या चेंज हो जाएगा, अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन बदल दो तो नहीं, एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो क्या चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया ना, उंगली पकड़ के कोहनी पकड़ के, है ना। थर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर मोमेंटम इज मेजर ऑफ इट्स, एंगुलर मोमेंटम किस चीज की मेजर है, एंगुलर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शियल मास, रोटेशनल मोशन। लीनियर मोमेंटम किसकी मेजर थी, इट इज द मेजर ऑफ लीनियर मोशन। तो ये एंगुलर मोमेंटम किसकी मेजर है, रोटेशनल मोशन की। लिख लो कॉपी में, एंगुलर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन। भाई मोमेंटम मोशन को नापता है। एंगुलर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ रोटेशनल मोशन। The angular momentum of a body is the product of its mass and aerial velocity. ये क्या बात हुई, the angular momentum of a body, गलत है सर कुछ। एक मिनट भाई, एक मिनट, फिफ्थ का आंसर में क्या दे रहा है, ट्वाइस दे रहा है। बॉडी इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी, भाई गलत है ये, एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम कह रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट होता है। अगर इसको खोल भी दोगे अगर आई को, अगर पॉइंट के लिए, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा अगर किसी पॉइंट बॉडी के लिए बात करोगे तो, है ना। तो ये गलत है यार, समझ गए ना। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, कल मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है बेटा, 2/5 mr स्क्वायर। रट लो इसको, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, वही फिर से आ गया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लियो भाई फॉर्मूले आ गए। द पोजीशन ऑफ आर सेंटर ऑफ मास, साफ दिख रहा बी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे होगी, dr/dt, dr/dt। जैसे सेंटर ऑफ मास, जैसे सेंटर ऑफ मास खसकेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैसा ट्रांजिशन करेगा, लीनियर ट्रांजिशन, तो dr/dt। देन टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन mr स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किसी में दिक्कत, नो सर। कोई प्रॉब्लम। चलिए,
ये वाले में दिक्कत हो रही है। देखो बेटा आपको, अगर कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है ना, तो अगर ये आगे बढ़ेगी बॉडी तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास भी तो चाहेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर आर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी आर बाई डी टी। और सर ये सिग्मा एम आर स्क्वायर, वो तो समेशन है बेटा, उसके लिए सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ते नहीं अपन, हाँ वो टोटल m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये तो पढ़ा हुआ है ना। हेलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, एम आर स्क्वायर पहले का डी, फर्स्ट का डी। टॉर्क एफ क्रॉस आर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा आर क्रॉस एफ रेडियस क्रॉस 4, रेडियस क्रॉस, हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन रूट आई अपॉन एम, बिल्कुल सही, रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू रूट आई अपॉन एम। बिकॉज क्यों होता है, क्यों होता है, देखो मैंने पढ़ाया था आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, तो के को इधर ले आओगे तो आई बाई एम हो जाएगा, ठीक ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अभी बताया मैंने 2/5 एम स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर कोई जानता है। चलिए नेक्स्ट, हाँ वन वर्ड सेंटेंस में इसका आंसर देता है, इफ एन एक्सटर्नल टॉर्क इन ऑफ एन सिस्टम इज जीरो देन व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम, कांस्टेंट है ना। टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। एक मिनट, हाँ ओके नो प्रॉब्लम, चेक करते जाइएगा, है ना। यस। सेकेंड पॉइंट, डज द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, नो नॉट नेसेसरी। इफ द masses ऑफ द टू पार्टिकल आर इक्वल देन वेयर विल द सेंटर ऑफ मास लाई, एग्जैक्टली एट मिडवे, है ना। क्योंकि फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसको भी ले लो m r1 प्लस m r2 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों सेम है तो कितना आएगा 2m, m कॉमन लेके m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन 2। समझ में आ गया, तो एकदम मिडवे। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें बाहरी फोर्स का, बाहरी टॉर्क का कोई हस्तक्षेप ना हो, समझ गए ना, जिसमें बाहर से कोई फोर्स ना लगे उसको बोलते हैं अपन आइसोलेटेड सिस्टम। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलिए नहीं ये ऊपर वाला है, ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। समझ में आ गया, कोई बाहर से कोई हस्तक्षेप ना करे, क्लियर हो गया, टॉर्क वर्क ना लगे, कुछ भी नहीं, ना फोर्स ना टॉर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट, if the direction of the rotation of the body is changed then what will be the effect on its moment of inertia, no problem, direction of the rotation की, if the rotation of body is changed, अगर बॉडी का रोटेशन चेंज कर दिया गया, डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो है ना, स्केलर क्वांटिटी है ना, उसको डायरेक्शन से क्या मतलब, नो चेंज, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ अगर आप एक्सेस चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटे बढ़ेगा, समझ गए ना, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन ऑफ एक्सेस वो बदलेगा, वो घूमना एक्सेस अपन बीच में से लगा, हाँ तो कम हो जाएगा, बाहर ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है, उसके हिसाब से। स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन बताओ, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl/dt, डन। चलिए तो ये हो गया आपका जी कंप्लीट चैप्टर बड़े अच्छे से, ठीक है ना।